जी, कल आप लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना था। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर जो है आपका प्रगति पे है, प्रोग्रेस पे है। और आज आप लोग एक्चुअल में न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के बारे में जाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। एक्चुअली ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड में भी आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में भी। और एक्चुअल में इसको हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के नाम से। अब कंपोनेंट्स ऑफ डाइट की अगर आप बात करोगे तो डाइट के कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। जिनको खाने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बोलते हैं। और जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, जिनसे एनर्जी नहीं मिलती, उनको नॉन न्यूट्रिटिव, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन न्यूट्रिटिव। यानी कि इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती और इनसे नॉन जो न्यूट्रिटिव है उनसे हमें खाने के बाद जब मुंह से अपनी डाइट में लेते हैं, खाते हैं, तो उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, शरीर को एनर्जी मिलती है, बॉडी एनर्जाइज फील करती है। इसी वजह से इन्हें न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कहा गया। फिर एक बार बताना चाहूंगा, एक्चुअल में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को न्यूट्रिटिव कहने के पीछे एक कारण है, जो न्यूट्रिएंट्स खाने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी दे, हमारी बॉडी को एनर्जी दे, उनको हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। जिन कंपोनेंट से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती उनको हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जिनसे एनर्जी ही नहीं मिलती तो हमने खाए क्यों? एक्चुअल में हम लोग जो अपनी डाइट लेते हैं ना, वो खाली केवल एनर्जी के लिए नहीं लेते हैं। एनर्जी की तो जरूरत है ही है हमें, एनर्जी की तो नीड है ही हमें, लेकिन साथ साथ अपने शरीर को रोगों से भी बचाना है, बीमारियों से भी बचाना है, शरीर मतलब जीभ का स्वाद भी देखना है। तो उन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को अपनी डाइट में रखते हैं ऑलवेज। क्लियर? अब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो देख लीजिएगा, ये आप पढ़ भी चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये पांचों चीजें आपकी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आती हैं। क्या पांचों आपने पढ़ ली है? यस, आप पढ़ चुके हैं पांचों, तो इनको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, इनको रिपीट पे नहीं डालूंगा क्योंकि आप इसको पहले भी पढ़ चुके। नॉन न्यूट्रिटिव में आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है, विटामिन्स आते हैं और मिनरल्स आते हैं। ये पांचों आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आते हैं। क्लियर? यस। अब नॉन न्यूट्रिटिव की बात करोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन न्यूट्रिटिव से हमें एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी मिलती है जीरो, लेकिन वो हमें बीमारियों से लड़ने में, खाने को पचाने में,
बीमारियों से बचाने में, हमारे जीभ के स्वाद को बदलने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी वजह से हम उनको खाने में रखते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। अब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में क्या क्या आता है वो देख लीजिए। रफेज आता है, रफेज को आप फाइबर भी कह सकते हो, रफेज को आप फाइबर भी कह सकते हो। उसके अलावा वोटर आता है, कलर कंपाउंड आते हैं, कलर कंपाउंड आते हैं, कलर कंपाउंड। पांचवा है प्लांट कंपाउंड। एक बीच में कुछ छूट रहा है, प्लांट कंपाउंड लिख तो दिया मैंने। रफेज हो गया, वाटर कंपाउंड हो गया, प्लांट कंपाउंड हो गया, कलर कंपाउंड हो गया और फ्लेवर कंपाउंड। जी अब समझिए, एक्चुअली में हो जाता है कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है, याद रखने चीजें। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है आपका रफेज या फाइबर। रफेज या फाइबर क्या करता है? रफेज या फाइबर आपके डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है। जो डाइजेशन होता है ना आपका, खाना जो आप खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है, पचाने में हेल्प करता है। और हमें लगभग पर डे अडल्ट इंसान को, जवान इंसान को, नौजवान इंसान को 30 ग्राम रफेज पर डे हमें जरूरत होती है। रफेज की 30 ग्राम रफेज की पर डे हमें रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। उतना रफेज हमें डेली डाइट में लेना ही लेना है। अब रफेज के सोर्स क्या हैं भाई? रफेज के सोर्स हैं अनाज, वीट हम कह सकते हैं, यानी कि अनाज। फ्रूट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है रफेज के सोर्सेज हैं, रफेज के सोर्सेज हैं। उसके बाद बात आ जाती है वाटर की। वाटर आप पहले भी पढ़ चुके, तो पढ़ाया था ना आपको वाटर, किसमें? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो वाटर को भी दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है आपका कलर कंपाउंड। कलर कंपाउंड में क्या होता है? कलर कंपाउंड एक्चुअली जो आपका पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट जैसे पपीता है कैसे कलर का होता है? येलो, पीला। बनाना है कैसे कलर का होता है? येलो, है ना। ऐसे ही सेब है किस कलर का होता है? रेड, ठीक है। तो वो कलर पिगमेंट जो दिखाता है अलग अलग चीजों का, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे खाने का कोई भी आपकी डाइट का सामान है, उसको कलर कंपाउंड यानी कि उसका जो पिगमेंट है उसके रंग से उसको जाना जाता है, उसके रंग से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसको भी कलर कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्लेवर कंपाउंड। फ्लेवर कंपाउंड क्यों यूज किए जाते हैं? फ्लेवर कंपाउंड टेस्ट के लिए, वेरी गुड, टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा पाइनएप्पल फ्लेवर, गवावा फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर की चीजें होती है। जूस आप पीते हैं अलग अलग फ्लेवर का आता है, जो रेडीमेड जूस आता है। आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर की आती है। किस लिए? आपकी जीभ का टेस्ट ठीक करने के लिए, जीभ का टेस्ट चेंज करने के लिए। इसीलिए हम इनको फ्लेवर कंपाउंड के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इनको फ्लेवर कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाता है प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। प्लांट और ट्री में अंतर होता है, प्लांट और ट्री में अंतर होता है। जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं उनको हम प्लांट कंपाउंड कहते हैं। जैसे कॉफी आपको कहां से मिलती है? प्लांट से मिलती है। और चाय आपको कहां से मिलती है? प्लांट से मिलती है ना। आलू आपको कहां से मिलते हैं? ठीक है ना। टमाटर आपको कहां से मिलते हैं? बैंगन आपको कहां से मिलता है? तो वो उसको बताया गया है प्लांट कंपाउंड। जो प्लांट से हमें मिलते हैं उन कंपाउंड्स को प्लांट कंपाउंड्स कहा गया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए।
साथ साथ सेव भी कर देता हूँ उसको आज। सर पीडीएफ में कर सेव सर शॉर्ट में लिख ये क्लियर है ना? हो जाएगा ये सेव हुआ है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आया हुआ है बोर्ड में, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। यही है ना? ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। yes or no? yes sir very good। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल एक्चुअल में कहा जाता है कि हेल्दी वेट क्या होता है, हेल्दी वेट क्या होता है, फिट इंसान कौन होता है, ओवरवेट कौन नहीं होता। इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहला, जब आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट ना हो, जब आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट जमा ना हो, उसको हम मोटा नहीं कह सकते, उसको हम फिट कहते हैं, सामान्य कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और इसका एक और तरीका है, जब आपकी बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में रहती है तो उसको भी हम फिजिकली फिट कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, अब बीएमआई क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। मोटापा क्या होता है, मोटापा वो होता है जब आपकी बॉडी के ऊपर एक्सेस लेवल में फैट जमा हो जाता है, उसको हम मोटापा बोलते हैं। और उस मोटापे को जांचने के लिए, परखने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। बीएमआई बताता हूँ आपको, बीएमआई सिखाता हूँ, उसके आधार पे आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या होती है ये चीजें। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, इसको आप बीएमआई के नाम से जानते हैं, बीएमआई। या इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, क्यूलेट इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई है, उसका एक फॉर्मूला है, बीएमआई इज इक्वल टू बॉडी वेट हाइट इनटू हाइट। और इसकी जो यूनिट बन जाती है, बॉडी वेट आपका किलोग्राम में होता है और हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में होती है। तो इसकी जो यूनिट बन जाती है, यूनिट इसकी बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीएमआई का। और जैसे एवरेज होता है, एवरेज कुछ मैं पैरामीटर्स आपको बता ही दे रहा हूँ कि कौन एवरेज होगा, कौन बिलो एवरेज होगा, कौन अबव एवरेज होगा, कौन ओबीज होगा, कौन ओबेसिटी क्लास 1 में होगा, कौन ओबेसिटी क्लास 2 और कौन ओबेसिटी क्लास 3। तो इसके लिए एक मैं टेबल बना दे रहा हूँ। एक्चुअल में बिलो 18 को हम बिलो एवरेज बोलते हैं, बिलो एवरेज। उसके बाद जो आता है 18.5 से
24.9 के बीच की जो बीएमआई आती है वो एवरेज में ही जाती है। उसके बाद 25 से 29.9 अबाव एवरेज बोला जाता है। अब 30 से 34.9 ओबेसिटी क्लास 1 अब 35 से 39.9 ये आ जाती है आपकी ओबेसिटी क्लास सेकंड। 40 एंड अबाउ ये आ जाती है आपकी ओबेसिटी क्लास थर्ड। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, जब आपको अपने बॉडी वेट का पता करना हो, अपने आप का पता करना हो, आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप मोटे हैं कि नहीं हैं, आप एवरेज है कि नहीं है, आप क्या करेंगे, अपने बॉडी का वेट लेंगे। वेट हमेशा किलोग्राम में लिया जाएगा। जो आपकी हाइट है उसको आप मीटर में लेंगे। हाइट को किस में लेंगे? मीटर में। अब जो बॉडी का वेट है उसके हम अपॉन में रख देंगे आपकी हाइट के स्क्वायर को। वहां से जो पैरामीटर आएगा उसको यहां से चेक कर लेंगे, यहां से क्रॉस चेक कर लेंगे, इसका मिलान कर लेंगे कि यहां से आपको पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी है, 12th क्लास के प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा और बीएमआई के बारे में प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है? कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है बीएमआई की फुल फॉर्म बताइए क्या है। एमसीक्यू में क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं, बीएमआई की फुल फॉर्म बताइए, बीएमआई का दूसरा नाम बताइए क्या है। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। टाइम क्या हुआ है? टाइम अभी ना, इसके आगे हम लोग कल ही करेंगे। यहां तक का आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही।